जय हिंद बच्चों। मैं अमित कुमार झा आप लोगों के बीच फिर आपके अपने चैनल एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत करता है। आज हम विद्युत के लास्ट पार्ट लेकर उपस्थित हो चुके हैं। कोशिश करेंगे कि बहुत ही शॉर्ट वीडियो में इस चैप्टर को आज ख़त्म करें। चलिए ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम कल पढ़ चुके थे समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम समूहन के बारे में पढ़ चुके थे। तो कुछ ज़्यादा नहीं पढ़े थे, आज उसके बारे में डिटेल देखते हैं क्या होता है। तो समूहन जो बच्चों होता है, समूहन दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, एक होता है समानांतर क्रम समूहन। कल इसकी हमने एक झलकी देखी थी, आज आगे बढ़ते हैं। तो श्रेणी क्रम समूहन, जैसा कि बच्चों हमने कल बताया था कि श्रेणी क्रम समूहन जो होता है वो एक सीरीज में होता है। एक के बाद एक हम उसे जोड़ सकते हैं, जितना मन हो उतना जोड़ सकते हैं। जितना क्वेश्चन में दिया रहेगा उतना हम उसे श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, मतलब सीरीज में जोड़ सकते हैं। एक के बाद एक जोड़ेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। मतलब ये दोस्तों, इसका जो प्रतिरोध हम जोड़ेंगे, अलग अलग जो प्रतिरोध होगा इसका समतुल्य प्रतिरोध का मतलब इसका एक प्रतिरोध। मान लीजिए अगर हम तीन श्रेणी क्रम में अगर तीन प्रतिरोध जोड़े हैं या चार प्रतिरोध जोड़े हैं तो उसका एक समतुल्य प्रतिरोध होगा। एक सिंगल प्रतिरोध होगा, उसे हम समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। इसका जो प्रतिरोधक होगा वो अलग अलग प्रतिरोधकों के योग के बराबर होगा। देखते हैं कैसे। पहले एक डायग्राम देखते हैं। ये हमारा R1 है। ये बच्चों हमारा ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम कैसे? क्योंकि एक के बाद एक जुड़ा हुआ है हमारा प्रतिरोध। पहला प्रतिरोध, दूसरा, तीसरा। इसी को हमने नाम दिया है R1 + R2 और ये R3 हमने नाम दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बच्चों हमें पहले से ही पता है कि इसमें है क्या। तो ये हमारा सेल जुड़ा हुआ है, ये हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और ये हमारा एक पूरा परिपथ है। अब आते हैं समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे कैसे। तो कल हमने बता दिया था और आज भी हमने अभी बताया है कि श्रेणी क्रम में कभी भी अगर प्रतिरोध निकालेंगे तो एक के बाद एक जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो जैसे अगर एक के बाद एक जोड़ेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो समतुल्य प्रतिरोध को हम RS से डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे। तो R1 + R2 + R3, मतलब जो भी प्रतिरोध हमारा दिया गया रहेगा उस सब को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध निकलेगा किसका? तो श्रेणी क्रम का। एक चीज पॉइंट और देखते हैं यहाँ पे, नोट में देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। VVI लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें कि श्रेणी क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए होंगे उस सब का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा इन सभी के मान से ज़्यादा होगा। देखते हैं कैसे ज़्यादा होगा, एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं तो समझ में आएगा। 4 ओम, 15 ओम और 2 ओम के तीन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध अगर हम निकालेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला भी हमने बताया है कि R1 + R2 + R3। तो अगर हम इसे बनाएं तो R1 हमारा दे रखा है 4 ओम + 15 ओम + 2 ओम। अगर बच्चों सबको अगर हम ऐड करें तो हमारा आ जाएगा 4, 15, 19, 2, 21 ओम। तो जरा यहाँ पे देखिए, इस सब का जो अलग अलग जो प्रतिरोध था तीनों का, उस सब से हमारा लास्ट वाला जो समतुल्य प्रतिरोध आया है उसका मान ज़्यादा आया है कि नहीं आया है। वही यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, जोड़ने पर प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होता है वो तो बड़ा होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध से क्या वो बड़ा है कि नहीं है 21। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे हमारी बात कि अगर हमारा 3 प्रतिरोध दिया हुआ था तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा सभी प्रतिरोध से उसका मान बड़ा है कि नहीं। यहाँ पे 4 था पहले का, दूसरे का 15 था, तीसरे का 2 था, लेकिन फाइनल जो हम निकाले वो 21 है। इसका मतलब बड़ा है। अब आगे आते हैं समांतर समूहन में। तो समांतर क्रम में वो कल बताया था कि ये पैरेलल में होता है, इसे हम सीरीज में नहीं लगा सकते, इसे पैरेलल में लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं। तो प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधक के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध इसका निकालेंगे वो व्युत्क्रम में होगा। देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये हमारा एक डायग्राम है, इसमें R1 दिया है, R2 दिया है, R3 दिया है।
इसका अगर हम समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो व्युत्क्रम मतलब बच्चों उल्टा होता है, तो 1/r हमें निकालना होगा समतुल्य प्रतिरोध। तो तीनों को क्या करेंगे, बटा में कर देंगे, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। अगर इससे क्वेश्चन अगर आएगा, मान लीजिए अगर उपर्युक्त क्वेश्चन अगर हम यही क्वेश्चन अगर लें और यहाँ पे श्रेणी क्रम के जगह पे अगर हम समांतर क्रम लें तो इससे हम कैसे बना सकते हैं वो जरा देखेंगे। तो अगर इसका हम क्वेश्चन हम यही ले रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन यही ले रहे हैं सब, लेकिन किस में ले रहे हैं, तो हम समांतर क्रम समूहन में ले रहे हैं। तो देखिए कैसे बनेगा समांतर क्रम समूहन में। क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, मान लीजिए 4 ओम, 15 ओम और 2 ओम है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध अगर हम निकालेंगे तो 4 ओम, 15 ओम और हमारा 2 ओम अगर हम निकालेंगे तो इसका क्या करना पड़ेगा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए 60 आया इसका, तो इसका समतुल्य अभी जो आया है हमारा 1/r बराबर 49/60 आया। लेकिन ये प्रतिरोध नहीं निकला, क्योंकि ये तो प्रतिरोध ये व्युत्क्रम में उल्टा है। इसे सीधा अगर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें, अगर r निकालना होगा तो इसे हम पलट देंगे। अगर हमारा ये 1/r बराबर निकला है 49/60, अगर हमें r निकालना पड़ेगा तो इसे पलट देंगे तो r बराबर हो जाएगा 60/49। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे कि समांतर क्रम में अगर निकालना हो तो पहले उसका बट्टे में निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे पलट देंगे तो वो r का वैल्यू आएगा। यहाँ पे 1/r बराबर इतना है, हमें r की वैल्यू चाहिए, इसीलिए इसे उल्टा करेंगे, पलट देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आ जाइए आगे चलते हैं। अब आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। बच्चों एक बात बताते हुए चलें कि ऊर्जा जो भी अभी हम देख रहे हैं, चाहे मैं बोल पा रहा हूँ तो हमारी जो ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा, वो गायब हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नष्ट हो गई। कोई भी अगर ऊर्जा हो वो नष्ट नहीं होती है, एक रूप से दूसरे रूप में ये रूपांतरित हो जाती है। आइए देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम ये जानते हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। बस इसका केवल क्या होता है, स्वरूप चेंज हो जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ जो है, ध्वनि ऊर्जा जो है गायब होगी, नहीं, किसी दूसरे फॉर्म में ये बदल चुकी है। ये आगे चलते हैं। एक ऊष्मा का एक फॉर्मूला होता है, इससे न्यूमेरिकल आने की संभावना रहती है, या डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। H बराबर I/RT फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं ये Q भी मिलेगा H की जगह पे, तो घबराना नहीं है। तो H बराबर I/RT, क्योंकि NCERT अभी इसमें H लिया है इसलिए हम भी H लिए हैं, लेकिन बहुत सारे बुक में Q भी लिखा रहता है, तो घबराना नहीं है। अब आते हैं विद्युत शक्ति के बारे में। तो विद्युत शक्ति जो होता है वो 1 सेकेंड में विद्युतीय उपकरण द्वारा लिए गए विद्युत ऊर्जा की जो शक्ति होती है उसे ही क्या बोलते हैं, तो विद्युत शक्ति बोलते हैं। मतलब ये मान लीजिए कोई भी उपकरण है, विद्युतीय उपकरण है, टीवी है या कुछ और है, 1 सेकेंड में वो कितना ऊर्जा लेता है या ग्रहण करता है उसे ही क्या बोलेंगे, तो विद्युतीय शक्ति बोलेंगे। तो इसका आप याद रखना है, SI मात्रक वाट होता है विद्युत शक्ति का, पूछा जाएगा आपसे। और एक फार्मूला होता है, विद्युत शक्ति को P से डिनोट किया जाता है, तो P बराबर VI होता है, ये आपको याद रखना है। और अगर ये फार्मूले पे सेट ना हो, अगर ये फार्मूला ऑप्शन में ना दिया रहे तो ये फार्मूला हम मारेंगे, P = V²/R। कैसे आएगा, तो सर तो V बराबर IR से आएगा। कैसे आता है जरा चेक कर लेते हैं। जैसे हमारा दिया गया है P = VI हमारा दिया गया है, हमें पता है बच्चों कि हमारा P जैसे ओम के नियम से V = IR होता है। V = IR अगर होगा तो हम I बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमारा ये I है, ये I को अगर हम कन्वर्ट करें तो I बराबर लिख सकते हैं V/R। तो ये V का V डाल दिए, I को डालेंगे V/R, तो यहाँ पे आ जाएगा V²/R। इसीलिए P = V²/R भी कहीं कहीं मिलता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट टकराने की संभावना रहती है, यही से भी देखते हुए इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। 1 HP हॉर्स पावर, अश्व शक्ति जिसे हिंदी में बोलते हैं, 1 अश्व शक्ति बराबर 446 वाट होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आगे भी आने की संभावना है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, ये भी ध्यान रखना है। और 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये कूलम का साइन है।
ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ बच्चों हम अपनी आखिरी पड़ाव पे हैं और बताते हुए चलें कि इसमें हमने वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे कोशिश करते हैं कि ख़त्म करें। और एक चीज़ छूट चुकी है तो वो इसमें हम मेंशन नहीं कर पाए, लेकिन बता देते हैं कि मान लीजिए हमसे पूछा जाता है कि एक बल्ब है 100 वाट की, 30 दिनों तक 10 घंटे डेली चलेगी, तो बताइए ऊर्जा खपत कितनी यूनिट होगी। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों एक याद रखिएगा, बनाने का तरीका जो भी डेटा दिया गया रहेगा सबको मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 10 वाट का बल्ब है, 4 घंटे चला। 10 वाट का बल्ब है, 4 घंटे चला, कितना तक? 4 घंटे डेली चला और मान लीजिए 30 दिनों तक। तो आपको बताना है कि 30 दिन में कितना बिजली खपत करेगा, 30 दिन में कितना बिजली खपत करेगा, ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, जो भी दिया गया है सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से में डिवाइड कर देंगे। तो 10 × 4 × 30/1000 ऐसे कर देंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा उतना वाट हमारा यूनिट हमारा हो जाएगा। तो 4 × 12 यूनिट दोस्तों हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछे तो जो भी हमारा डेटा दिया गया है तो वो उसको ऊपर में डालेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। अगर पैसे पूछा जाए कि 4 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से कितना रुपया खर्च होगा, तो हमारे 12 यूनिट निकला है। तो अगर 4 रुपये यूनिट के हिसाब से पूछा जाएगा तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये विद्युत का ये जो 5 पार्ट था वो समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक पिछला 4 पार्ट नहीं देखा है जाके देखिए। मैं यहाँ पे हट जाता हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में।